everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. Welcome to our channel. इस वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड. इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है सी पोर्ट्स एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इस टॉपिक को हम बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. सी पोर्ट्स, देखो अभी तक हमने चैप्टर में ये देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया की क्या भूमिका रही है, किस डायरेक्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, जिसमें आपको पैटर्न चेंज होते भी देखने को मिला है. तो आपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल ट्रेड को समझा. अब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे, इंडिया खुद उठ के थोड़ी ना जाएगा, इंडिया से ट्रेड होता है. ट्रेड कैसे होगा, तो ये हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में भी पढ़ा है कि सी पोर्ट्स जो होते हैं ना, वो गेटवे की तरह काम करते हैं. सी पोर्ट्स गेटवे की तरह काम करते हैं, जहां से क्या होता है, जहां से सारा सामान आता है और जाता है. ठीक है, सी पोर्ट्स एक्ट एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. फाइन. तो अब यहां से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी हिस्ट्री, उनके सिग्निफिकेंस, ये सारा सब कुछ आपको इस टॉपिक में जानने को मिलेगा. इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही है. शुरू करते हैं. तो इंडिया एंड सी पोर्ट्स, सी ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स. अगर आप इंडियन कोस्ट लाइन को देखेंगे तो एक बड़ी सी कोस्ट लाइन है हमारी, एक बड़ी सी कोस्ट लाइन है, 7516.16 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है. और वो 3 तरफ से, जैसे अगर आप देखोगे तो भारत जो है कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है. इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है. अब इतनी बड़ी कोस्टल लाइन का इंपॉर्टेंस ये है कि इंडियन ओशियन में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करने में हमें बहुत मदद मिलती है. ठीक है, तो surrounded by the sea from 3 sides, having a long coastline, इतनी लंबी कोस्ट लाइन है. ठीक है, और इसके चलते क्या होता है, इसके चलते जो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है तो इससे हमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से मिल जाता है. एंड यू पीपल नो दिस, क्या कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, तो वाटर प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस फॉर वेरी चीप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड देयर इज नो टर्बुलेंस. पानी की विशेषता बताता हूं. पानी के ऊपर बहुत सारा सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है. ठीक है, अगर टर्बुलेंस नहीं है, तूफान नहीं आ रहे, टाइटैनिक जैसा डूब जाता है तो फिर डूब तो कुछ भी सकता है. लेकिन अगर जैसे अगर आप देखेंगे तूफान नहीं आ रहा और स्मूथ सरफेस की तरह आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रोवाइड्स ए स्मूथ सरफेस फॉर द चीप ट्रांसपोर्ट, ताकि बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह इकोनॉमिकल तरीके से पहुंचाया जा सके. रोड पे सामान पहुंचाने की एक लिमिटेशन रहेगी. क्यों? क्योंकि रोड पे आप जैसे देखते फ्रिक्शन रहेगा. पानी पे बॉयंसी, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा होगा. ठीक है, तो उसकी मदद से, और कहीं ना कहीं क्या होता है, वॉल्यूम में, जितना वॉल्यूम में आप एक शिप में सामान ले जा सकते हो उतना आप लैंड ट्रांसपोर्टेशन या एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नहीं ले जा सकते हो. समझ रहे हो? तो ये एक एडवांटेज है, ये एक एडवांटेज है. लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सी फेयरिंग एंड डेवलप्ड मेनी पोर्ट्स विद प्लेस नेम सफिक्स्ड विद पट्टन मीनिंग पोर्ट. और जैसे अगर आप इंडिया और सी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है. ठीक है, इतना सारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन का हमें फायदा मिलता है. तो आपको ये भी देखना होगा, इसी के चलते क्या, सिंस एंशिएंट टाइम, आज से नहीं, पुराने समय से हमने बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप किए हैं. और इनफैक्ट आप जैसे देखेंगे भी साउथ इंडिया में बहुत सारे शहर है जिनके नाम के पीछे पट्टन लगा रहता है, जैसे मसूली पट्टन. ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली समय के साथ में नाम बदलता गया, मसूली पट्टलम हो गया. ठीक है, तो ये पट्टन का मतलब ही क्या होता है, पोर्ट होता है. पट्टन का मतलब ही बंदरगाह होता है कि जहां पे नाव आ सके और यहां से जा सके. ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे तो इंडिया इज in India it is that its west coast, यहां पे कुछ गलत है. ठीक है, in India its west coast has more ports than its east coast. इंडिया में वेस्ट कोस्ट जो है, ये वेस्ट कोस्ट, इसमें बहुत ज्यादा पोर्ट्स हैं when compared with the east coast. कारण क्या है, इसके पीछे का कारण समझना. वेस्ट कोस्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये इनफैक्ट मतलब बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं. तो एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, और दूसरा ये कि अगर कोई पूछ ले कि वेस्ट कोस्ट पे ज्यादा पोर्ट क्यों है, ईस्ट कोस्ट पे पोर्ट कम क्यों है. ठीक है, तो कारण सिंपल है. देखो आपको ये समझना होगा कि ईस्टर्न साइड पे क्या होता है, रिवर्स आती है, डेल्टा बनाती है. ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियां डेल्टा बनाती है. ईस्टर्न कोस्ट जो है ना, वो एक इमर्जिंग कोस्ट है. इमर्जिंग कोस्ट कैसा है, इमर्जिंग कोस्ट मतलब कि जैसे ये मान लो ये पानी है, तो समुद्र जो है तो ये पानी है, और जमीन जो है तो ऐसे शुरू होती है कि यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे जमीन है. ठीक है, मतलब कि धीरे 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 पानी का स्तर बढ़ता चले जाएगा. एकदम डीप वाटर नहीं है. ठीक है, डीप वाटर नहीं है. और आपको ये भी पता है कि ये जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला का टिल्टेशन इस साइड है,
इसी कारण नदियां सब इस तरफ बह के आती है। नदियां सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, सेडिमेंट्स के डिपॉजिशन से जो कोस्टल एरिया है वो कोस्टल एरिया इमर्ज होता है, इमर्जिंग कोस्ट है। कोस्टल एरिया कैसा है? एक इमर्जिंग कोस्ट की तरह है कोस्टल एरिया, ठीक है, कोस्टल एरिया एक इमर्जिंग कोस्ट की तरह है। फाइन। फिर उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न साइड अगर आओगे, वेस्टर्न साइड में क्या होता है, रिवर्स उतनी ज्यादा ड्रेन नहीं करती, एस्चुरीज है, वेस्टर्न घाट है, इन सारे कारणों से यहां पे पानी जो है वो डीप है। और पोर्ट्स के लिए क्या चाहिए रहेगा, मतलब नाव है भारी है, उसको नीचे बहुत पानी चाहिए रहेगा तभी वो कोस्ट तक आ पाएगी आपके। तो डीप वाटर्स आपको वेस्टर्न साइड पे मिलेंगे। हेंस वेस्टर्न कोस्ट हैव मोर पोर्ट्स व्हेन कंपेयर्ड विद द ईस्टर्न कोस्ट। नाउ आई अज्यूम कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप, जैसे अब आगे बढ़े अगर, तो अगला सवाल ये भी आता है कि हाउ पोर्ट्स एक्ट्स एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि पोर्ट्स हैव बीन इन यूज सिंस एंशिएंट टाइम, आज से नहीं। जैसे अगर आप देखेंगे चोला एम्पायर, लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है तो दे आर दी प्रोपोनेंट ऑफ बिल्डिंग नेवी। तो चोला एम्पायर मजाक नहीं कर रहे थे उस समय पे। चोला एम्पायर जो था, तो जैसे आप देखेंगे साउथ इंडिया की शान, ठीक है, इंडियन रूलर्स में अगर जैसा देखा जाएगा तो उस समय पे कितना बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने नेवी बिल्ड करी और नेवी के थ्रू उन्होंने इंडोनेशिया तक पे कब्जा करके रखा था। चोला एम्पायर का प्रेजेंस वहां तक का था, दबदबा था, ठीक है। तो खैर अब हिस्ट्री लिखने वालों ने जो लिख दिया वो लिख दिया। तो उन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने लिख दिया कि हाँ टाइम बहुत पुराने टाइम से कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि पोर्ट्स हैव बीन इन यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स, लेकिन विद द इमर्जेंस ऑफ पोर्ट्स एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड became important after coming of यूरोपियन ट्रेडर्स। तो नो डाउट हम ये बोलेंगे कि यूरोपियंस ने सी सेल करना शुरू करा एक बड़े पीरियड के गैप के बाद में। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके पहले हमारे इंडिया के भी जो लोग थे तो दे वर वेल वर्स्ड इन सी ट्रेड, सी फेयरिंग नेशन इसीलिए कहा जाता है देश को, ठीक है। खैर जैसे देखें तो यूरोपियन ट्रेडर्स के आने के बाद में सी रूट्स का इस्तेमाल और ज्यादा होने लगा, एक्सप्लोरेशन और ज्यादा हो गया, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडर्स एंड कोलोनाइजेशन ऑफ कंट्री बाय द ब्रिटिश, तब सी रूट के थ्रू ट्रेड, आवागमन, ये सारी चीजें बढ़ गई, ठीक है। एट प्रेजेंट 12 मेजर पोर्ट्स आर देयर एंड 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे या फिर इंटरमीडिएट। अब सवाल बन सकता है आपका यहां पे, देखो ध्यान रखते चलना कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट 2 नंबर में पूछ लिया। तो मेजर पोर्ट जो रहते हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पॉलिसी और रेगुलेटरी फंक्शन प्ले करती है मेजर पोर्ट के केस में। माइनर पोर्ट जो रहते हैं तो पॉलिसी और फंक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये हो गया। मेजर पोर्ट जो होते हैं वो लार्ज शेयर ऑफ टोटल ट्रैफिक हैंडल करते हैं और माइनर पोर्ट से ट्रेड उतना बड़ा वॉल्यूम में नहीं होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट्स हैं, क्लियर हुआ? फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिटिश यूज द पोर्ट्स एज सक्शन पॉइंट्स ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर हिंटरलैंड। एनसीईआरटी की एक चीज कवर करते चल रहे हैं हम। तो अब यहां पे अगला पॉइंट आता है कि अब जब हमने देख लिया, ठीक है, यूरोपियन ट्रेडर्स के आने के बाद में सी ट्रेड और बढ़ गया। अब ब्रिटिशर्स को मजा आता था क्या समुद्र के रास्ते जाने में? पॉइंट था कि एक तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है चीपेस्ट, जैसे उस समय पे तो वो याच में वो पर्दा लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, एक अच्छा शब्द है, स्किप हो रहा है, तो उसके थ्रू चल जाते तो उतना फ्यूल नहीं लगता था, सारे एडवांटेज भी थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि उन्हें तो लूटपाट के लिए जाना था यहां से। तो फॉर एग्जाम्पल वो इंडिया में आए, ठीक है, इंडिया में आए। अब इंडिया में उन्होंने उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, यहां से सब सामान अपना इकट्ठा किया, और अब उन्हें उनके ब्रिटेन ले जाना है, तो अपने सिर पर रख के तो ले नहीं जाएंगे, ब्रिटेन ले जाना रहता था। तो फिर ब्रिटेन कैसे ले जाते थे वो? तो वो यहां पे इन ब्रिटेन ले जाने के लिए एक तरह से एक सक्शन पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश यूज द पोर्ट्स एज सक्शन पॉइंट्स ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर हिंटरलैंड। तो जो अंदर की जमीन होती थी, ठीक है, अंदर की जमीन इन द सेंस की जो इंटीरियर था, हिंटरलैंड मतलब जो इंटीरियर वाला एरिया है, यहां से सारा सामान इकट्ठा किया जाता था और सक्शन पॉइंट यानी कि खींच के उसको पोर्ट तक लाया जाता था। खींच के कैसे? तो रेलवेज आ गई, तो रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, ठीक है। तो वो सक्शन पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता था और यहां से नाव को लेके आगे बढ़ जाया जाते थे, ठीक है, यहां से अपने समुद्र के जहाज लेके वो आगे बढ़ जाया करते थे। क्लियर हुआ? ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज, अब फिर क्या हुआ विद टाइम, जैसे आप देखेंगे तो सी पोर्ट्स वो पॉइंट होते थे जहां से क्या होगा, जहां से सामान जो है आगे ले जाया जाएगा ब्रिटेन की तरफ। लेकिन जैसे अगर आप देखोगे तो अंदर से सामान पोर्ट तक कैसे लाओगे, तो वहां पे रेलवेज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। द एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज टुवर्ड्स द इंटीरियर फैसिलिटेटेड द लिंकिंग ऑफ लोकल मार्केट्स टू द रीजनल मार्केट्स। वो लोकल मार्केट जो है तो रेलवे से रीजनल मार्केट को जोड़ दिया, ठीक है, रीजनल मार्केट को नेशनल मार्केट को, नेशनल मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट में जोड़ दिया। कैसे? वही
कि रेलवे की मदद से छोटी जगह से सामान बड़े जंक्शन पे, बड़े जंक्शन से और बड़े जंक्शन पे, वहां से पोर्ट्स तक और पोर्ट से फिर विदेश, ठीक है, इस तरह से। अब इंडिपेंडेंस मिली हमें, ठीक है, ब्रिटिशर्स गए, टाटा बाय बाय, वही नाव में बैठ के चले गए वो भी। अब आजादी मिल गई। आजादी मिलने के बाद में सवाल था क्या, हमने सोचा था कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स यहां से सामान लूट के ले जाते थे, तो अब हम भी लूट के नहीं लाएंगे, लेकिन दूसरे देशों से या फिर कह सकते हैं बाहर से जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो वही पोर्ट्स के थ्रू हमारी कंट्री में एक पॉइंट तक लाया जाएगा, फिर वहां से हम उसको इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कि रिवर्स होगा साइकिल। और वो हुआ भी। लेकिन आपको एक चीज समझना होगी क्या, कि ब्रिटिशर्स जब गए ना तो किसी काम का नहीं छोड़ के गए थे, तो इंडिपेंडेंस के पैरेलल में ही पार्टीशन भी आया था, आजादी भी मिली और देश का विभाजन भी हुआ। और जब देश का विभाजन भी हुआ तो उस पार्टीशन में, ठीक है, टू वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वर स्नैच्ड अवे फ्रॉम अस, ठीक है, तो द पार्टीशन स्नैच्ड अवे टू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कराची पोर्ट टू वेस्ट पाकिस्तान, चिटागोंग पोर्ट टू द अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। क्या हुआ, ठीक है, पहले अनडिवाइडेड इंडिया जो था तो यहां एक कराची पोर्ट था, ठीक है, जो आज पाकिस्तान में, तो पहले हम अपना कंसीडर करते थे उसको कि भैया चलो ठीक है इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो इस पोर्ट के थ्रू अपना ट्रेड चलता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ईस्टर्न साइड पे भी एक चिटागोंग पोर्ट जो आज बांग्लादेश में है, ठीक है, तो चिटागोंग पोर्ट को भी अपन अपना पोर्ट मानते थे कि यहां से अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन जब विभाजन हुआ तो कराची पोर्ट चलेगा ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को, चिटागोंग पोर्ट चले गया ईस्ट पाकिस्तान को, जो कि अब बांग्लादेश है, ठीक है, ठीक है, कर्मा, ठीक है, कर्मा इज डैश। तो जैसे अगर आप देखोगे तो वो लौट के आया, पाकिस्तान के डिवीजन में हमारा ये पोर्ट गया था, और जब पाकिस्तान के डिवीजन हुआ तो उनका ये पोर्ट चले गया, वो बांग्लादेश में है, चिटागोंग, ठीक है। तो इस तरह से पोर्ट्स हमने खो दिए। अब पॉइंट ये था कि पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस है, तो उसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए न्यू पोर्ट्स जैसे कांडला पोर्ट बनाया गया गुजरात में, कराची के बराबर में, ठीक है, ताकि वो जो कराची से जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेड हो जाएगा वो कांडला से कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम अभी रिसेंटली क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। और दूसरा डायमंड हार्बर नियर कोलकाता ऑन हुगली रिवर, ठीक है, तो इन द ईस्ट वर डेवलप। तो ये दो पोर्ट बनाए गए थे। अलर्ट, सीयूईटी, सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से ये चीजें इंपॉर्टेंट रखना, ये एमसीक्यू में बन के आ जाएगी कि चिटागोंग और कराची पोर्ट होने के बाद में कौन से पोर्ट बने थे, तो कांडला, डायमंड हार्बर नियर कोलकाता, या फिर कोलकाता पोर्ट, तो वो आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है, वो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना रहेगा। अब जैसे अगर देखा जाए तो इतनी कहानी समझ ली आपने कि अच्छा पोर्ट के सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी एक पूरी हिस्टोरिकल नैरेटिव यूरोपियंस के टाइम पीरियड में कैसे हुआ। तो अब इंडिया में पोर्ट्स हैं, इंडियन पोर्ट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरलिंकिंग इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन पोर्ट्स जो है तो बॉडीगार्ड की तरह खड़े हुए हैं, क्योंकि मेजर ट्रेड ही कहां से चलता है, सी रूट के थ्रू चलता है इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, इसीलिए इतना सारा पोर्ट्स के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। तो जैसे अगर आप देखेंगे इंडियन पोर्ट्स की सक्सेस, तो इंडियन पोर्ट्स आर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, चकाचक एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, फटाफट फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक है। प्रीवियसली डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का जो काम था तो सरकार संभालती थी, गवर्नमेंट एजेंसीज संभालती थी, पोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया वगैरह। लेकिन कंसिडरिंग द इंक्रीज इन फंक्शन एंड नीड टू ब्रिंग दीज पोर्ट्स एट पार विद द इंटरनेशनल पोर्ट्स, फिर ये समझ में आया कि सरकार उतना बेहतर पोर्ट्स चला नहीं पा रही है, तो इसके लिए क्या है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी इनवाइट किया गया फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया। और देखते ही देखते आपको देखने को मिलेगा कि सारे पोर्ट्स किसके हो गए हैं, सारे पोर्ट्स अडानी जी के हो गए। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अडानी ग्रुप जो है, तो अडानी ग्रुप ऑपरेट्स ऑन मेनी ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन आवर कंट्री, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी अब क्या है, पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड इफ यू नो यू नो, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटी अगर आप समझा जाए तो कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 20 मिलियन टन्स ऑफ कार्गोज हैंडलिंग इन 1951 में 20 मिलियन टन्स का कार्गो हैंडल करते थे, और वो कितना हो गया आज 837 मिलियन टन्स इन 2016, शायद ट्रिलियन भी हो गया होगा क्योंकि हम 2023 में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो शायद क्या हो ही गया होगा आई गेस, ठीक। तो ये आपको पोर्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बता दी मैंने। अब अगर हम देखें तो कुछ इंडियन पोर्ट्स अलॉन्ग विद देयर हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मतलब क्या है कि वो किस एरिया को कवर करते हैं, उसका अंदर का टच हुआ वाला हिस्सा कौन कौन सा है, कहां तक उसकी कवरेज है। तो कुछ इंडियन पोर्ट जो आपको बुक में दिए, जो हमें पढ़ना है, वो कौन कौन से, देखो सिंपल है, ऐसे ध्यान रखना, रटना नहीं। इसका मैप वर्क मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है, मैप वर्क अलग से करवाऊंगा। मैं मंथली रोड मैप जो देता हूं उसमें बता रहा हूं कि हाँ मैप वर्क भी करेंगे हम, ठीक है, मैप वर्क अलग से करवाऊंगा, दोनों बुक की करवा दूंगा, घबराना मत। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन पोर्ट जो है उनके हिंटरलैंड के साथ साथ में, तो जैसे कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मारमागांव पोर्ट, मंगलुरु पोर्ट,
ठीक है, कोच्चि, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराद्वीप, हल्दिया, कोलकाता, इतने पोर्ट्स के बारे में बताया गया है चैप्टर में। ठीक है, सारे पोर्ट्स को एक एक से समझते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है, शुरू कहां से करें? कांडला पोर्ट से। कांडला पोर्ट जैसे अगर आप देखोगे, बुक खोल के बैठना, बुक में देखते चलना। तो कांडला पोर्ट गुजरात में है। जब हमने कराची पोर्ट खो दिया, ठीक है, गुड बाय कराची, तो कराची के लॉस में हमने कांडला पोर्ट बनाया ताकि हमारा जो पूरा का पूरा काम जो कराची पे डिपेंडेंट थे वो हम कांडला पोर्ट से कर सकें। कैसे कराची, कैसे कांडला, ठीक है, मतलब वाइब भी मैच होना चाहिए। तो कांडला पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ has been developed as a major port to cater the needs of western and northwestern part. इंपॉर्टेंट भी है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न की अगर बात करें तो ये वो रीजन है कंट्री का जहां बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री कह सकते हैं हम। तो ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहा, तो ये ग्रेन जो है, तो ये ग्रेन के लिए आप जैसे आप देखोगे तो कांडला पोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट की तरह मतलब उसकी भूमिका आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कांडला पोर्ट समझ में आया? ये कांडला पोर्ट हो गया आपका वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आल्सो टू रिड्यूस द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट। ठीक है, अब हो क्या रहा था ना, अगर कांडला पोर्ट नहीं होता तो कराची तो चले गया। ठीक, कराची के बाद में अगला मेजर पोर्ट था हमारा मुंबई। तो इतना पूरा सिरदर्द किसके ऊपर आ रहा था? मुंबई के ऊपर। मुंबई की सांसें फूल रही। मुंबई ने क्या बोला कि प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो मुंबई फट जाएगा। ठीक है, तो इसके चलते क्या है कि मुंबई पोर्ट बहुत ज्यादा ओवर कंजेस्ट ना हो, इसके लिए कांडला पोर्ट बनाया गया था। कराची के लॉस के लिए बनाया गया था, और जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसका प्रेशर अगर हैंडल कर सकता है कोई तो वो कांडला पोर्ट। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी है। ध्यान रखना, सीयूटी के पर्सपेक्टिव से बताते चल रहा हूं चीजें भी। ठीक है, फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं इसके लिए। द पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो कालोल, अंकलेश्वर और ये सारी जो गुजरात वगैरह में ऑयल रिफाइनरीज वगैरह है। ठीक है, मुंबई हाई बेसिन भी है, लेकिन मुंबई हाई बेसिन को तो मुंबई पोर्ट भी हैंडल कर लेता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, ग्रेन्स, ये सारी चीजें हैंडल की जाती है इस कांडला पोर्ट से, है ना। मतलब ये पेट्रोलियम फील्ड्स वगैरह भी यहाँ पे। ठीक, ऑफशोर टर्मिनल एट वादीनार। ऑफशोर टर्मिनल क्या है? तो कांडला पोर्ट तो ये जमीन पे हो गया, जमीन पे जमीन और समुद्र से चिपका हुआ। ठीक है, जैसे हमने देखा था पोर्ट्स के भी टाइप होते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में। तो ऑफशोर पोर्ट्स मतलब जो कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर रहते हैं ताकि हैवी वेसल्स को हैंडल कर सकें, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह के पास होते हैं। तो वही कांडला पोर्ट को सप्लीमेंट करता है वाडीनार पोर्ट, ये ध्यान रखना है। हैज बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर एट कांडला पोर्ट। ठीक है, ऐसा वाडीनार पोर्ट भी है, तो मतलब ये उसका एक आउटलेट है। तो कांडला पोर्ट के ऊपर और ज्यादा प्रेशर ना है, तो ऑयल वाला सेगमेंट जो है वाडीनार पोर्ट से मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा था कि हम पोर्ट्स और उनके हिंटरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। हिंटरलैंड क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पोर्ट है, तो वो पोर्ट की कवरेज कितनी है। ठीक है, तो अब आपको समझना होगा कि डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री ऑफ हिंटरलैंड, कि किस पोर्ट पे कितना सामान जाएगा। ऐसा नहीं कि फिक्स है कि इधर अपने एरिया में आ मत जाना, ओवरलैप होती रहती है। मुंबई पोर्ट से भी सामान जा सकता है और वही सामान गुजरात का कांडला पोर्ट से भी जा सकता है, जहां रेट सस्ता पड़ जाएगा। ऐसा सोचते हैं ना एक बिजनेसमैन। तो उस तरह से क्या है कि डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ हिंटरलैंड would be difficult as it is not fixed। ठीक है, ओवर स्पेस, तो ऐसा फिक्स नहीं कि गुजरात है तो गुजरात पूरा कांडला पोर्ट पे जाएगा, तो वो डिमार्केशन फिक्स नहीं है। जब हम बोलते हैं कि इस पोर्ट का हिंटरलैंड ये है, तो उसका मेजर मतलब होता है कि हाँ, इस एरिया का, इस रीजन का मेजर ट्रेड जो इस पोर्ट के थ्रू होता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस hinterland of one port may overlap with that of other। ठीक है, hinterland of one port may overlap with the hinterland of other port, ये केस रहता है। समझ गए? ये केस रहता है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई पोर्ट पे आते हैं हम। ठीक है, मुंबई पोर्ट, तो कांडला पोर्ट हो गया चेक। कांडला पोर्ट के बाद में अगला मेजर पोर्ट है मुंबई पोर्ट। मुंबई, ठीक है, मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। इतना बड़ा है कि जैसे आप देखोगे ना, एक पूरा का पूरा एक जिला बन जाए, जिले से ज्यादा। तो मुंबई इज अ नेचुरल हार्बर एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा, आप पोर्ट्स पढ़ोगे तो आपको कहीं नेचुरल हार्बर लिखा आएगा, कहीं लिखा आएगा कि आर्टिफिशियल हार्बर है। तो नेचुरल हार्बर मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये कोस्ट लाइन है और इस कोस्ट लाइन में अगर ऐसा कटाव है, ठीक है, कटाव है मतलब कि बनावटी ऐसी है, ज्योग्राफिकली बनावटी ऐसी है। तो अब इस कटाव में, कटाव इन द सेंस कि ऐसा स्पेस है, तो इस स्पेस में आराम से शिप आ सकती है, डॉक की जा सकती है, पार्क की जा सकती है ना। तो नेचुरल हार्बर मतलब क्या है कि नेचुरली अगर आपको एक ऐसा ऐसा बोल सकते हैं ना, एक इंट्रूडेड पार्ट अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि एक नेचुरली आपको ऐसी जगह मिल गई है, तो फिर आपको बस क्या है, सीमेंट मिट्टी लगा के थोड़ा सा उसको फिनिशिंग देना है। वो नेचुरल हार्बर की तरह काम करता है अगर कोस्ट लाइन ऐसी इरोडेड रहती है। एक और फैक्ट बता दे रहा हूं मैं आपको, वेस्टर्न कोस्ट पे ही ज्यादा पोर्ट इसलिए भी है क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट लाइन बहुत इरोडेड है, बहुत ज्यादा इरोडेड है। कारण क्या है इरोडेड होने का? तो वही है कि वेस्टर्न घाट भी, और दूसरी चीज इधर का वाटर सलाइन है,
सलाइन वाटर हार्ड होता है, वो हार्ड वाटर जब बार बार सरफेस पे स्पैश करता है ना, स्प्लैश करता है, तो उस कारण भी वेस्टर्न कोस्ट इरोडेड है, ध्यान रखना। मतलब जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, ज्योग्राफी यू नो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। तो ये हो गया। खैर कमिंग बैक टू दिस, तो मुंबई पोर्ट जो है तो वहां पे नेचुरल हार्बर है, ठीक है, नेचुरल हार्बर है, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री है। द पोर्ट इज सिचुएटेड क्लोजर टू द जनरल रूट्स from the countries of Middle East, Mediterranean countries, North Africa, North America and Europe, where the major share of countries overseas trade is carried out। ठीक है, तो मुंबई पोर्ट जो है तो उधर पूरा मिडिल ईस्ट वगैरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका से, यूरोप भी चले जाते हैं मेडिटेरेनियन सी होते हुए। तो मुंबई पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, कंट्री का इसीलिए सबसे बड़ा और मेजर पोर्ट है मुंबई पोर्ट। फाइन, द पोर्ट इज 20 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 10 किलोमीटर वाइड। समझ लो 20 किलोमीटर और 6 से 10 किलोमीटर वाइड है, इतने में जिले बन जाते हैं, इतना बड़ा पोर्ट है। with 54 berths and has country's largest oil terminal। कंट्री के लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल मुंबई पोर्ट में 54 बर्थ्स, मतलब अलग अलग स्टेशन टाइप से, ठीक है, इतनी जगह है। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान कंस्टिट्यूट द मेन हिंटरलैंड ऑफ द मुंबई पोर्ट। समझ रहे हो ना, जैसे कांडला पोर्ट के भी हिंटरलैंड यही है और मुंबई पोर्ट का भी हिंटरलैंड यही है। तो इस तरह से जो पिछले मैंने नोट दिया था पिछली स्लाइड पे, जो एनसीईआरटी में लिखा है कि डिमार्केशन क्लियर नहीं होता है, एक पोर्ट का हिंटरलैंड दूसरे पोर्ट के हिंटरलैंड के ऊपर ओवरलैप कर सकता है। फाइन, चलो मुंबई पोर्ट के बाद में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है तो इसे ही नवा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है, नवा शेवा एरिया है। मुंबई पोर्ट को अभी भी बहुत प्रेशर फील हो रहा था, कांडला पोर्ट तो बना दिया उसके बाद भी कि कोई उठा लो प्रेशर, ठीक है, तो उसके चलते क्या है कि मुंबई पोर्ट को डिकंजेस्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट नवा शेवा was developed as a satellite port to relieve the pressure at मुंबई पोर्ट। समझ गए, मुंबई पोर्ट की बाजू में नवा शेवा जगह है, वहां पे जो पोर्ट को कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसे ही नवा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स इन इंडिया। तो मुंबई पोर्ट को रिलीव करने के लिए बनाया गया था, तो जैसे कंटेनर्स जो आते हैं बड़े बड़े सामान को, उनको इधर डाइवर्ट कर दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे, ठीक है। तो इसके चलते लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा बन गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से नीचे आओ तो जैसे कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, फिर आता है मारमागांव पोर्ट। मारमागांव पोर्ट जो है तो गोवा में है, ठीक है, मारमागांव गोवा में है। अब सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जोराई एस्चुरी इज अ नेचुरल हार्बर इन गोवा। बहुत सारे पोर्ट्स, जैसे आप कोलकाता पोर्ट को भी मैं बताऊंगा, तो क्या किया जाता है, जैसे ये कंट्री है, मान लो ये गोवा है यहाँ पे, ठीक है, ये गोवा है, तो अब यहाँ पे एक रिवर है जोराई, ठीक है, मांडवी, कंबरजा, तो ये सारी नदियां हैं जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे है, और वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे बहुत छोटा ट्रैक कवर करती है वेस्टर्न घाट के वेस्टवर्ड, ठीक है। इसीलिए इन रिवर का आपको जानते भी होंगे शायद, क्यों, क्योंकि मेजर रिवर ईस्ट फ्लोइंग है और वो बड़ी है, बाकी छोटी छोटी रिवर्स है, जैसे जुराई रिवर का नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो सॉरी जुराई नहीं, जुआरी, ठीक है। तो ये जुआरी जो एस्चुरी है, ये एस्चुरी मतलब एस्चुरी कैसे कह रहे हैं कि ये अपने साथ में पानी ला रही है, गोवा है ना जैसे, तो गोवा बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन ये पानी ला रही है और ये पानी ही क्या होगा, अरेबियन सी में डंप हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पानी के बहाव के साथ नाव भी चल के आ सकती है ओशियन तक, ठीक है, और यहां पे जो शिप आ रही है, ठीक है, जो शिप आ रही है तो वो भी इस नदी के ऊपर चल के जा सकती है थोड़ा इंटीरियर तक। तो इसके लिए मारमागांव पोर्ट जो है, ठीक है, तो वो ज्वारी एस्चुरी पे सिचुएटेड है, ठीक है, इज अ नेचुरल हार्बर इन गोवा। फाइन, it gained significance after its remodeling in 1961 to handle iron ore exports to जापान इधर थोड़ी ना, इधर है, लेकिन आपको समझना होगा, जैसे ये पोर्ट क्योंकि बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट बेहतर है, तो इस पोर्ट के बेहतर होने के कारण वो इस तरफ से घूम के चले जाता है, क्या, इस तरफ से घूम के चले जाता है, पूरा का पूरा जो शिप रहता है वो इस तरफ से पूरा का पूरा घूम के चले जाता है, ठीक है, इस तरफ से शिप पूरा का पूरा घूम के चले जाता है। तो इट गेन्ड सिग्निफिकेंस आफ्टर इट्स रीमॉडलिंग इन 1961 टू हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान। तो इन माइंस से, जैसे आप देखेंगे कुद्रेमुख वगैरह, ये जो माइन है यहाँ पे, इन माइंस से, मतलब ज्योग्राफी में ये जो आपने मिनरल्स एंड एनर्जी में पढ़ा उसको आपको यहाँ कनेक्ट करना है। तो कुद्रेमुख वगैरह ये जो माइंस हैं, इन माइंस से आयरन और को जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है जापान की तरफ, तो उसके लिए की सिग्निफिकेंस और बढ़ गई है मारमागांव पोर्ट की। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे मतलब ये वेस्टर्न घाट पे जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो उस कोंकण रेलवे के कंस्ट्रक्शन से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस पोर्ट का हिंटरलैंड और एक्सटेंड हो गया है, मतलब अब मालगाड़ी से सामान लाया जा सकता है पोर्ट तक, ठीक है, तो हिंटरलैंड और एक्सटेंड हो गया है। तो जैसे कर्नाटका, गोवा, सदर्न महाराष्ट्र कंस्टिट्यूट इट्स हिंटरलैंड। ये हो गया आपका मारमागांव पोर्ट। आगे बढ़ते हैं, मारमागांव से नीचे जैसे अगर आप देखोगे तो न्यू मैंगलुरु पोर्ट आता है।
ठीक है, न्यू मैंगलुरु पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलुरु पोर्ट। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है ये कहां पे, ये आप जैसे देखेंगे तो ये एकदम कर्नाटक और केरला की बॉर्डर पे है, ठीक है, बुक रखिए ना, कर्नाटक और केरला की बॉर्डर पे न्यू मैंगलुरु पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड कैटर्स टू द नीड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और एंड आयरन कंसंट्रेट्स। अगेन वेस्टर्न घाट जो है, तो वेस्टर्न घाट पे जितनी आयरन और माइंस हैं तो उनका आयरन और एक्सपोर्ट करने में आप जिस देखेंगे मारमागांव और मैंगलुरु पोर्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, न्यू मैंगलोर पोर्ट का, ठीक है। इट ऑल्सो हैंडल्स फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडेबल ऑयल्स, कॉफी, टी, वुड पल्प, यार्न, ग्रेनाइट स्टोन, मोलासेस एक्सेट्रा। कर्नाटक इज द मेजर हिंटरलैंड फॉर दिस पोर्ट। कर्नाटक जो है तो मेजर कर्नाटक का सामान जो है तो मैंगलुरु पोर्ट जो है, न्यू मैंगलोर पोर्ट यहां से जाता है, ठीक है। कोची पोर्ट, अब अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे देखो कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, और लास्ट अगर आप देखेंगे जो मेजर पोर्ट है वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे, ये वेस्टर्न कोस्टल लाइन है, ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न, तो वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे केरला में एक पोर्ट है जिस पोर्ट का नाम क्या है, कोची पोर्ट, ठीक है। तो कोची पोर्ट जो है, तो कोची पोर्ट आपको यहां पे देखना होगा, ठीक है, कोची पोर्ट केरला में है। अब कोची पोर्ट जो है ना, इसे क्या कहा जाता है पता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद अरेबियन सी पूरा खुला मैदान है, ठीक है। तो अरेबियन सी में जाना है तो जैसे अरेबियन सी को क्रिस क्रॉस करने के लिए कोची पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो कोची पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ व्याम्बाड कयाल, ठीक है। तो केरला में बहुत सारे कयाल्स हैं, बैक वाटर्स हैं, तो उन बैक वाटर्स पे सिचुएटेड है कोची पोर्ट। पॉपुलरली इसे क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। इसका भी एक नेचुरल हार्बर है, वेस्ट कोस्ट पे, तो नेचुरल हार्बर हो गई होगा, ठीक है। दिस पोर्ट हैज एडवांटेजियस लोकेशन बीइंग क्लोज टू द स्यूज कोलंबो रूट। स्यूज कोलंबो रूट क्या है, देखो ये कोलंबो पोर्ट है श्रीलंका का, ठीक है, यहां स्यूज कैनाल है इजिप्ट के वहां पे, ठीक, और ये यहां से मेजर ट्रेड होता है बहुत ज्यादा इस रूट पे। और इस रूट पे अगर जैसे मतलब बोल सकते हैं ना कि आपके घर के सामने से हाईवे निकल गया अगर, और आपके घर के वहां पे आपने दुकान खोल ली है, दुकान बहुत चलेगी, तो वैसे ही क्या हो रहा है कि कोची पोर्ट जो है तो इस मेजर रूट के बहुत पास में, न्यू मैंगलोर, मारमागांव, मुंबई, इन सब के अपेक्षाकृत कोची की डिस्टेंस बहुत कम है इस रूट से। तो इस कारण से क्या होता है कि अधिकतर इस रूट से जाने वाले कह सकते हैं जो शिपमेंट्स हैं वो यहां पे हॉल्ट कर सकते हैं कोची पोर्ट पे, समझ रहे हो ना। तो दिस पोर्ट हैज एन एडवांटेजियस लोकेशन बीइंग क्लोज टू द स्यूज कोलंबो रूट। इट कैटर्स टू द नीड ऑफ केरला, सदर्न कर्नाटका एंड साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु, ठीक है। तो ये इन सारे सदर्न स्टेट्स की नीड्स को बहुत हद तक कैटर करता है। वेस्टर्न कोस्टल लाइन कंप्लीट। अब आ जाओ ईस्टर्न कोस्टल लाइन। ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे अगर पोर्ट्स को समझे हम तो देखो मेजर पोर्ट्स कोलकाता, हल्दिया, पैराद्वीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई और टूटिकोरिन, ठीक है। तो ये मेजर पोर्ट्स हो गए जो हम मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेजर और माइनर पोर्ट्स जो होते हैं। तो केरला मतलब ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे जैसे अगर आप शुरू करोगे तो कोलकाता से शुरू करते हैं। कोलकाता एक रिवराइन पोर्ट है, ध्यान रखना। कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड ऑन हुगली रिवर। जैसे हमने देखा था कि क्या है, ज्वारी एस्चुरी के मुंह पे है कौन सा पोर्ट, आपका मारमागांव पोर्ट। तो रिवर के ऊपर पोर्ट बनाने से यह फायदा है कि अगर समुद्र तक आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पोर्ट आपका एकदम समुद्र से कनेक्टेड नहीं है अगर इन केस, ठीक है, पोर्ट आपका एकदम अगर समुद्र से कनेक्टेड नहीं है, तब आपको क्या होगा, तब आपको एडवांटेज कैसे मिलेगा, तब आपको एडवांटेज ऐसे मिलेगा कि आप वो जो रिवर का पानी बहता हुआ आ रहा है तो उस रिवर के पानी के थ्रू शिपमेंट जो है, रिवर को और गहरा किया जा सकता है, रिवर में वाटर डिस्चार्ज बढ़ाया जा सकता है और नदी के रास्ते क्या है, समुद्र तक पहुंचाया जा सकता है बड़ी बड़ी नावों को, बड़े बड़े वेसल्स को, ठीक है। तो ये इस तरह से एक रिवराइन पोर्ट है जो कि हुगली रिवर, जो कि गंगा रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी उस पर सिचुएटेड है 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, समझ रहे हो। तो समुद्र तो 128 किलोमीटर बाद चालू होगा, 128 किलोमीटर तक वो नदी जो है हुगली रिवर जो है उसको एज ए चैनल इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। लाइक द मुंबई पोर्ट, दिस पोर्ट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश। आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा 10th में कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले सूरत, और सूरत के साथ साथ में एक और पोर्ट था, क्या नाम था मैं भूल गया, ठीक है। तो वो दो पोर्ट की सिग्निफिकेंस थी, ठीक है। और फिर ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने मुंबई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट को ग्रो करवाया। सूरत और एक और हुगली पोर्ट था, एक ऐसा सूरत और हुगली पोर्ट जो है तो वो डिक्लाइन हो गया, हुगली पोर्ट ही था, ठीक है। कोलकाता हैड द इनिशियल एडवांटेज ऑफ बीइंग द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया का जब कैपिटल था तो ट्रेड भी मेजर वॉल्यूम में यहीं से होता था। कोलकाता जो है तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में बहुत ग्रो हुआ और वो ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी तो मेजर ट्रेड भी यहां से होता था। द पोर्ट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस कंसिडरेबली ऑन अकाउंट ऑफ द डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द अदर पोर्ट्स सच एज विशाखापट्टनम, पैराद्वीप एंड इट्स सैटेलाइट पोर्ट हल्दिया। अब पहले क्या था, एक अकेला इकलौता कोलकाता था, मजे थी, लेकिन फिर क्या हो गया सब्सिक्वेंटली, जैसे अगर आप देखेंगे तो उसी का एक सैटेलाइट पोर्ट बन गया। जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किसका है,
मुंबई का एक सैटेलाइट पोर्ट है ना, तो वैसे ही क्या हो रहा है कि कोलकाता का सैटेलाइट पोर्ट बन गया एक हल्दिया, ठीक है, हल्दिया, फिर विशाखापट्टनम, फिर पैराद्वीप, और ये सारे पोर्ट जैसे बनते चले गए, पैराद्वीप, विशाखापट्टनम, तो कोलकाता की सिग्निफिकेंस कम होते चले गई, डाइवर्जन हो गया ट्रैफिक का, है ना। कोलकाता पोर्ट इज ऑल्सो confronted with the problem of silt accumulation in the Hooghly River which provides a link to sea। अब देखो रिवराइन पोर्ट का फायदा तो दिख गया आपको कि हाँ सर नदी के पानी के साथ में समुद्र में जहाज को धक्का दे देंगे, लेकिन आपको एक चीज भी समझना होगी कि नदी जब बहते हुए आती है और नदी एकदम जब समुद्र में मिलने वाली रहती है तो डेल्टा बनाती है, सारा सिल्ट वो डिपॉजिट कर देती है वहीं पे, जितना भी उसके साथ मिट्टी कचरा बहा के ला रही है, और उस कारण से क्या होता है कि रिवराइन पोर्ट को आपको बार बार ड्रेज करना पड़ता है, बार बार उसकी खुदाई करना पड़ती है, उसको एक्स्ट्रा पानी देना पड़ता है, दूसरी जगह से पानी डाइवर्ट करना पड़ता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, सिल्ट जम जाती है, वो जो मिट्टी रहती है वो जम जाती है रास्ते में, ठीक है। तो कोलकाता पोर्ट को भी आपको ये समझना होगा कि वहां पे सिल्ट डिपोजिशन की बार बार प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि एक रिवराइन पोर्ट है, रिवर का सिल्ट डिपॉजिट होता ही है। इट्स हिंटरलैंड कवर्स यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब कोलकाता का जो हिंटरलैंड है तो ये वाला एरिया पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, इनफैक्ट नेपाल और भूटान जो है उन्होंने तो समुद्र देखा ही नहीं बेचारों ने, ठीक है, पहाड़ों पे बसे, तो उनको ऐसे लाके समुद्र दिखा देते, देखो ये समुद्र, ठीक है। तो कोलकाता से वो लोग भी सी रूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोलकाता पोर्ट से। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो एक्सटेंड्स पोर्ट फैसिलिटीज टू आवर नेबरिंग लैंडलॉक्ड कंट्रीज, जैसे बांग्लादेश के पास तो पोर्ट है, लेकिन जो लैंडलॉक्ड कंट्री है नेपाल और भूटान, तो उनको समुद्र हम दिखवा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। फिर कोलकाता पोर्ट के बाद नीचे हो गया तो हल्दिया पोर्ट, ठीक है। हल्दिया पोर्ट कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया था, वही कोलकाता के ऊपर प्रेशर ज्यादा था तो उसको रिलीव करने के लिए, और थोड़ा समुद्र के और पास चले जाओ, 128 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो हल्दिया पोर्ट इज लोकेटेड 105 डाउनस्ट्रीम फ्रॉम कोलकाता, तो कोलकाता से 105 डाउनस्ट्रीम आ जाओ, ठीक है। तो अब कितना बचा, मात्र 23 किलोमीटर, ठीक है, 23 किलोमीटर मतलब सी से 23 किलोमीटर दूरी है ये हल्दिया, और अगला पोर्ट कोलकाता 128 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हल्दिया पोर्ट हो गया। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द कंजेशन एट कोलकाता पोर्ट। ऑब्जेक्टिव वही था कि कोलकाता की सांसें फूल रही थी, तो हल्दिया पोर्ट बनाया गया। इट हैंडल्स बल्क कार्गो लाइक आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, जूट प्रोडक्ट्स, कॉटन एंड कॉटन यार्न। लॉजिक लगाओ, ये क्षेत्र जो है जहां पे जूट प्रोड्यूस होता है तो जूट का ट्रांसपोर्टेशन हल्दिया पोर्ट से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हैंडल करता है। उसके बाद नीचे आओगे पैराद्वीप पोर्ट ओडिशा में, ठीक है। हल्दिया पोर्ट के बाद में बुक खोल के रखना, हाँ बुक में देखते चलना। पैराद्वीप पोर्ट, तो पैराद्वीप पोर्ट जो है सिचुएटेड इन दी महानदी डेल्टा, अगेन वही रिवर के ऊपर महानदी डेल्टा में सिचुएटेड है पैराद्वीप पोर्ट, अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक, ठीक है, ओडिशा में। अब उसके बाद देखोगे तो ये एक डीपेस्ट हार्बर स्पेशली सिचुएटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे वैसे भी पोर्ट्स बनाने में दिक्कत जाती है क्योंकि नेचुरल हार्बर्स नहीं है, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे एक नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट पे एक नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करने का काम करता है पैराद्वीप पोर्ट, और जहां पे बड़े बड़े वेसल्स को वो हैंडल कर रहा है। It has been developed mainly to handle large scale exports of iron ore। अब आप जिस देखोगे तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, इस छोटा नागपुर प्लेटू का पूरा ट्रेड जो है तो पैराद्वीप संभाल रहा है सिंगल हैंडेडली, बोलता मैं सब संभाल लूंगा उस टाइप से, ठीक है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड आर दी पार्ट्स ऑफ इट्स हिंटरलैंड एज आई सेड, फाइन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है तो विशाखापट्टनम पोर्ट, और नीचे आ जाओ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट एक लैंड मतलब क्या कहेंगे हम, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश इज लैंडलॉक्ड हार्बर। लैंडलॉक्ड क्या है जिससे मैं बताता हूं, ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये कोस्ट लाइन है। अब ये कोस्ट लाइन है और यहां समुद्र है। अब विशाखापट्टनम पोर्ट यहां है। अब बोलोगे सर इतनी दूर उड़ के जाते हैं क्या पानी के जहाज, नहीं वो उड़ के नहीं जाते हैं। अब क्या किया गया, यहां से एक चैनल बना ली गई है, चैनल बना ली गई है, और यहां पे पूरा पोर्ट बना दिया है ऐसा, मतलब इतना बड़ा नहीं है लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो उसको सी से जोड़ा गया है। अब फायदा क्या है कि सी का जो वर्स्ट केस रहता है सुनामी वगैरह, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि थोड़ा अंदर की तरफ हो गया, और पानी समुद्र के अंदर तक आपने ले आए हो, ठीक है। तो ऐसा लैंडलॉक्ड हार्बर है, इंटीरियर एक हिंटरलैंड पोर्ट कहेंगे इसे हम, ठीक है, थोड़ा अंदर की तरफ बना हुआ पोर्ट है। कनेक्टेड टू सी बाय अ चैनल कट थ्रू दी सॉलिड रॉक एंड सैंड। तो रॉक एंड सैंड जमीन को चीरते हुए एक चैनल बनाई है, ठीक है, उससे कनेक्ट किया है विशाखापट्टनम पोर्ट को समुद्र के थ्रू, ठीक है। एन आउट हार्बर हैज बीन डेवलप्ड, अरे ठीक है क्यों मिटा दिया इसको, जैसे अगर हम दिखाएं तो क्या हो रहा है कि ये चैनल बना दिए और यहां ये पोर्ट बना दिया, और उसी के साथ साथ में क्या किया, बहुत बड़े बड़े वेसल्स तो आ नहीं सकते, बड़ी बड़ी शिप तो आ नहीं सकती, तो इसके लिए एक आउट हार्बर भी बनाया कि समुद्र के वहीं पे लार्ज वेसल्स जो आएंगे, ठीक है। तो एक आउटर हार्बर जो है वो आपको भी देखने को मिलता है, डेवलप हैंडलिंग आयरन और पेट्रोलियम एंड जनरल कार्गो। क्लियर हुआ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आर दी मेन हिंटरलैंड ऑफ
ठीक है, दिस पोर्ट। तो विशाखापट्टनम यहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सामान यहाँ संभाल लिया जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट कहां है? चेन्नई पोर्ट जिसे अगर आप देखोगे तो चेन्नई पोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। इट इज एन आर्टिफिशियल हार्बर बिल्ट इन 1859। 1859 में बनाया गया एक आर्टिफिशियल हार्बर है चेन्नई पोर्ट। ये रहा चेन्नई पोर्ट, ठीक है, 1859 में बनाया गया। आर्टिफिशियल हार्बर क्यों? तो मैंने वही बताया आपको, कुछ नेचुरल हार्बर होते हैं जो कि मुंबई जैसे है, जहां पे नेचुरली आपको एक इंट्रूजन, एक इंट्रूडेड पार्ट देखने को मिलता है जिसमें आराम से शिप को पार्क किया जा सकता है। और अब आपको समुद्र दिख रहा है बस, तो समुद्र के वहां पे शिप को पार्क करने के लिए वैसा इंफ्रा बनाना पड़ेगा। तो वो बनाया गया था चेन्नई पोर्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा 1859 में। ओल्डेस्ट पोर्ट और सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज नॉट मच सुटेबल फॉर लार्ज शिप बिकॉज ऑफ द शैलो वाटर्स नियर द कोस्ट। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आर इट्स हिंटरलैंड। तो बहुत ज्यादा डीप वाटर नहीं है, शैलो वाटर है, इस कारण से उतना ज्यादा ट्रेड हैंडल नहीं करता ये है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई के बाद में जैसे अगर आप देखोगे ना तो वही है, लेकिन अब क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, तो उसके ऊपर भी ट्रैफिक बहुत है और उसको डीकंजेस्ट करने के लिए उसी से 25 किलोमीटर दूर एक एन्नोर पोर्ट बनाया गया, ठीक है, एन्नोर पोर्ट बनाया गया। न्यूली डेवलप्ड पोर्ट इन तमिलनाडु हैज बीन कंस्ट्रक्टेड 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई टू रिलीव द प्रेशर एट चेन्नई पोर्ट। ये था चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के बाद में जैसे अगला देखोगे तो लास्ट पोर्ट जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे है, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लें इसके पहले। वेस्टर्न कोस्टल लाइन इमेजिन करना है, कांडला पोर्ट मुंबई, मुंबई को डिकंजेस्ट करने के जवाहरलाल नेहरू, नीचे आओगे मारमागांव, मारमागांव से नीचे आओगे तो न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट से आओगे तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोच्चि। ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे ऊपर से चालू करेंगे कोलकाता, कोलकाता को डिकंजेस्ट करने के लिए हल्दिया, हल्दिया के नीचे पैराद्वीप, पैराद्वीप डीपेस्ट है, फिर लैंडलॉक्ड हिंटरलैंड वाला पोर्ट विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद में चेन्नई, चेन्नई के बाद में जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे सबसे नीचे है, ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे सबसे नीचे है वो है चेन्नई में तमिलनाडु का ही एक और पोर्ट टूटिकोरिन, ठीक है, टूटिकोरिन। तो टूटिकोरिन पोर्ट की अगर बात करें तो टूटिकोरिन पोर्ट वाज डेवलप्ड टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। अगेन चेन्नई पोर्ट इतना प्रेशर था कि एन्नोर बना दिया, फिर भी क्या है उसकी सांसें फूल रही थी, तो उसके लिए एक और पोर्ट बताया गया टूटिकोरिन पोर्ट, जो कि एकदम क्या है सदर्न मोस्ट पोर्ट हो गया हमारे ईस्टर्न कोस्टल लाइन का। It deals with a variety of cargo including coal, salt, food grains, edible oil, sugar, chemicals and petroleum products. Fine. तो this was all about Tuticorin port, छोटा सा पोर्ट जो कि जिसका मेन पर्पस ये है कि चेन्नई को थोड़ा सा डिकंजेस्टेड रखा जा सके। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much.